धर्मवीर के रूप में स्थापित करता है। उनका अंत बहुत ही विभत्स था, यकीनन। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक योद्धा या धर्मवीर ही नहीं थे। वो एक विद्वान भी थे, एक लेखक भी। उन्होंने संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा, बुद्धभूषणम। हाँ, बुद्धभूषणम। और ये कोई मामूली किताब नहीं थी। इसमें राजनीति, शासन कला, नैतिकता, एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इन सब पर बहुत गहरे विचार मिलते हैं। इससे पता चलता है कि युद्ध के मैदान से हटकर भी वो कितने गहरे विचारक थे, कितने सुसंस्कृत शासक थे। और ये उनके उस आदर्श से भी जुड़ता है जो उन्हें अपने पिता से मिला था, हिंदवी स्वराज्य, है ना? जी बिल्कुल। हिंदवी स्वराज्य का जो विचार था, उसे उन्होंने न सिर्फ युद्ध के मैदान में जीवित रखा, बल्कि बुद्धभूषणम जैसे ग्रंथ के जरिए उसके सैद्धांतिक पक्ष को भी मजबूती दी। और हिंदवी स्वराज्य का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी तो नहीं था। इसका शायद गहरा मतलब था स्थानीय लोगों का अपना शासन, अपनी संस्कृति, अपनी जरूरतें। बिल्कुल सही, अपनी परंपराओं के अनुसार चलने वाला राज। इसी सपने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो उनका बलिदान बेकार नहीं गया। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया, अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक। आज भी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में उन्हें वीरता, निष्ठा और स्वाभिमान के प्रतीक की तरह याद किया जाता है। उनके नाम पर स्मारक हैं, किले हैं, मंदिर है। ये सब उनके असर को दिखाता है। तो इन स्रोतों से हमने देखा कि छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे। वो 14 भाषाओं के ज्ञाता थे, एक कुशल शासक थे, एक विचारक थे, और सबसे बढ़कर अपने धर्म और सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले एक असाधारण व्यक्ति थे। उनका जीवन पूरी तरह हिंदवी स्वराज्य के लिए समर्पित था। हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हम कि किसी एक शासक में युद्ध का कौशल और इतनी गहरी विद्वत्ता दोनों का एक साथ होना कितना दुर्लभ है, और जब ऐसा होता है तो वो कितना शक्तिशाली साबित हो सकता है। ये सवाल हमें संभाजी महाराज के नेतृत्व की गहराई पर सोचने को मजबूर करता है, जिसका असर आज भी, सदियों बाद भी महसूस होता है।